एक इन्फॉर्मेशन है, सूचना है कि एक पुस्तक प्रदर्शनी कोई बुक एग्जीबिशन ਅਤੇ ਸੇਲ ਗੁਲਾਟੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਗਾ 'ਚ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ 13 ਹੈ, ਯੂਨਿਟ 13 7050 ਟੈਲਫੋਰਡ ਵੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6047500189 6047500189। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਨ ਵਿਆਸ ਨੇ, MBBS, ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੌਲੇਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, स्वागत। थैंक यू इनविटेशन के लिए और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। शुरू करेंगे हम जो कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं, जैसे वो जिसको फास्ट एक्रोनिम कहा जाता है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे पता चलता है इनसे स्ट्रोक का। हाँ, तो काफी लोगों को ये पता नहीं होता कि स्ट्रोक हार्ट अटैक से अलग होता है। स्ट्रोक यानी कि लकवे की बीमारी कहते हैं कई लोग, और ये होता है हमारी जो ब्रेन, दिमाग में जाती नलियां है जो खून ले जाती है, उनके ब्लॉक होने पर या उनके फट जाने पर। और जैसे हार्ट अटैक में आप ट्रीटमेंट पा सकते हैं, वैसे ही स्ट्रोक के लिए भी काफी सारी ट्रीटमेंट है, और वो ट्रीटमेंट टाइम डिपेंडेंट है। मतलब आप अगर पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल में अर्ली तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं डिसेबिलिटी। तो वो सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है, और एक्रोनिम है BFAST, BEFAST, और B का मतलब है बैलेंस। तो अगर आपको एकदम से चलने में तकलीफ हो सकती है। E stands for eyes, तो अगर आपको देखने में तकलीफ हो सकती है। F is for face, तो अगर आप देखें कि आपका एक तरफ का फेस ड्रूपी हो रहा है या ड्रूल हो रहा है। A is for arms, तो अगर आपके पाँव या फिर हाथ में वीकनेस आ जा सकती है तो आप यूज नहीं कर पा रहे। और S stands for speech, तो या आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत ये है कि आप वर्ड बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते, या जब आप बोलते हैं तो वर्ड क्लियर नहीं होते। तो ये सभी सिम्टम्स स्ट्रोक के हैं। और T इज फॉर टाइम, तो 911 कॉल कीजिए, हॉस्पिटल इमीडिएटली जाइए। हर 1 मिनट पर 1.8 मिलियन ब्रेन सेल्स, तो काफी बड़े अमाउंट ऑफ इंजरी हो सकती है। तो जल्दी पहुंचने पर अर्ली ट्रीटमेंट मिल सकती है और आउटकम सुधर सकते हैं। मतलब आप घर जा सकते हैं जल्दी से और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर व्यास, जैसे आपने बताया, हॉस्पिटल जाने से पहले अगर आप किसी में नजर आ रहे हैं ये सिम्टम्स, तो इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? करेक्ट। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर इमीडिएटली आपको लग रहा है कि किसी को लकवे की बीमारी है, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि वो सेफ हो। अगर वो ऐसा लगता है कि वो गिर जाने वाले हैं तो प्लीज उनको अच्छे से बिठा दीजिए, तो दे आर सेफ। और तुरंत कोई भी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हार्ट अटैक में ऐसे कहते हैं कि एस्पिरिन ले लीजिए, पर स्ट्रोक या लकवे की बीमारी में एस्पिरिन नहीं देते, क्योंकि लकवा
ब्रेन हेमरेज के कारण हो सकता है, तो फिर ये एस्पिरिन देने से दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो द बेस्ट थिंग इज सेफ्टी कीजिए और 911 कॉल कीजिए। इमरजेंसी पैरामेडिक्स को कॉल करने पर वो आ सकते हैं और वो आपको अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल असेसमेंट दिला सकते हैं जल्द से जल्द। ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 911, क्योंकि GTA में एक प्रोग्राम है जिसके कारण अगर आप 911 बुलाते हैं और पैरामेडिक आते हैं और उनको लगता है कि ये लकवा है, तो वो आपकी नजदीकी हॉस्पिटल को बाईपास करके वो हॉस्पिटल में ले जाएंगे जहां पर आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है लकवे की स्पेसिफिकली। हम सभी हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट नहीं देते। तो कई बार जब मैं सेंट माइकल्स में काम करता हूँ तो कोई बंदे को स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं स्कारबोरो में, तो वो स्कारबोरो हॉस्पिटल को बाईपास करके यानी वहां नहीं लेकर लाते हैं सेंट माइकल्स हॉस्पिटल में। और ये तभी हो सकता है जब आप 911 कॉल करेंगे। अगर आप ड्राइव करके स्कारबोरो जाएंगे तो आप डिले कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तो द की इज सेफ्टी, कॉल 911। डॉक्टर व्यास, जैसे आपने बताया अवेयरनेस की काफ़ी कमी है इस चीज़ के बारे में, मगर ये जो सिम्टम्स हैं या ये कंडीशंस हैं, जो हेल्थ कंडीशन है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, इनके साथ क्या कनेक्शन है इसका? हाँ, तो ये सभी चीजें, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सब हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जैसे ट्रीट करें तो अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या अन्य कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से उनको मैनेज करें। डॉक्टर के पास जाकर हर कई महीने पर ट्रीटमेंट ले और दवाई ले। फिजिकली एक्टिव होने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यूजुअली हम कहते हैं कि 30 मिनट हर दिन 5 दिन हफ्ते में अगर आप चल सकते हैं तो आप स्ट्रोक या अन्य हार्ट डिसीज की बीमारी से काफी सिग्निफिकेंटली रिस्क कम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 80% स्ट्रोक्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, तो इसके लिए क्या जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनका भी कोई हो सकता है रोल, और वो कैसे हम कम कर सकते हैं जो रिस्क है? हाँ, तो हमारी कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमको खाने का बहुत शौक है। और अब जब भी मैं रेड एफएम पर आया, अभी पहले एडवर्टाइजमेंट में भी खाने की बात हो रही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी खाना बहुत पसंद है और सभी लोगों को पसंद है। पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज से 100 साल पहले जो खाना हम खाते थे और अब खाते हैं वो बहुत डिफरेंट है। सैचुरेटेड फैट बढ़ गई है और हम आज काम करते हैं वो बहुत डिफरेंट है। फिजिकल एक्टिविटी जो हम पहले करते थे, खेतों में इंडिया में काम करते थे, वो यहाँ नहीं होती। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब है आप बैठे रहते हो काफी दिन, वो और खाने की जो चेंजेस हो गए जिसके कारण फैट बढ़ गई है, वो सभी अफेक्ट कर रहे हैं रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो अभी रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम्युनिटी में बढ़ रहा है। इनफैक्ट कनाडा में हर 5 मिनट पर किसी को कहते हैं कि स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारी कम्युनिटी में कि आप अच्छे से खाने पर ध्यान रखें, जिसका मतलब है कि आप लाल मांस ना खाएं, वेजिटेबल्स अच्छे से खाएं, तला हुआ और फैट वाला कम खाएं, और एक्सरसाइज करे या फिजिकली एक्टिव रहे, सेडेंटरी ना रहे, मतलब बैठे बैठे ना दिन गुजारे। और फिर अगर आप व्यसन करते हैं, अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो या कैनबिस हो, वो सभी कम करने से भी स्ट्रोक के रिस्क कम हो सकते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ क्या कनेक्शन है इसका? तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, और क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसका मतलब है काफी सालों तक स्ट्रेस बढ़ता रहता है, वो सभी मिलकर एक्चुअली हमारी जो नलिया है उसमें प्लैक माने ऑक्लूजन या फिर क्लॉट बनने के रिस्क ज्यादा कर सकती है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और इसीलिए उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। काफी लोग मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस के साथ जो एसोसिएटेड हार्मोन है उनका ऑपोजिट हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिसके मतलब है कि आपको स्ट्रेस की असर कम होगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा और वो हैप्पी हार्मोन्स आपके लिए रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम कर सकते हैं।
तो मैनेजिंग इट इज वेरी वेल. कई लोग योगा करते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं. तो जैसे भी आप करें, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे से मैनेज करें स्ट्रेस को. काम काम होता है, पर घर पर लाने की जरूरत नहीं. अच्छा, इसमें जो जो हार्ट की कंडीशंस हैं और ये तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इनका भी आपस में कनेक्शन होता है? करेक्ट. तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो चीजें हार्ट डिसीज करती है, जैसे कि हार्ट अटैक, वही चीजें एसोसिएटेड है स्ट्रोक से, जिसको हम कई बार कोलोक्वियली या अच्छे सिंपल टर्म्स में ब्रेन अटैक कहते हैं, क्योंकि वो सेम चीज है. तो सभी रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट की बीमारी करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वो सभी रिस्क फैक्टर्स ब्रेन की भी बीमारी कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक. इम्पोर्टेंटली, स्ट्रोक और ब्रेन दोनों कनेक्टेड वैसे भी है क्योंकि कई बार अस्पताल में हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको दोनों चीजें एक साथ होती है. तो अगर आपको हार्ट अटैक हुआ हो तो आपको स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा है, और अगर आपको स्ट्रोक हुआ हो तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है. और ये इसलिए है क्योंकि जो भी चीजें हार्ट अटैक करती है या स्ट्रोक करती है, वो ही चीजें दूसरा करती है. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर ये सब मैनेज करते हैं तो नॉट ओनली यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, तो स्ट्रोक नहीं होगा पर आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए. जो रेगुलर हम चेकअप्स अपने करते हैं, ब्लड वर्क वगैरह होता है, ये सब चीजें इसमें हेल्प करती हैं. इसमें भी इन चीजों को इन चीजों के बारे में, इनसे बचने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए. करेक्ट. तो अभी अगर आपको फैमिली डॉक्टर के पास कोई भी गया हो तो उनको पता होगा कि फैमिली डॉक्टर्स का वर्कलोड काफी ज्यादा है. तो प्रिवेंटिव सर्विसेज, जिसका मतलब है कि आपको स्क्रीनिंग और एजुकेशन प्रोविजन देना, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता क्योंकि उनके पास बहुत सारी अभी डिमांड होती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा नॉलेज अच्छी जगहों से लेके, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन कनाडा बहुत अच्छी एक चीज है जहां पर आप नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में. स्क्रीनिंग, जो कि टेस्ट करवाना, अगर आपको ना हो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उससे डायग्नोसिस अर्ली हो सकता है. तो अगर आपको अच्छे से और अर्ली पता चल जाए तो आप अपनी ट्रीटमेंट अच्छे से अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं. और ट्रीटमेंट दवाई ही नहीं होती, आप लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे हमने बात की है. तो वो स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है. अगर आपके डॉक्टर के पास टाइम नहीं हो तो वो आप समझा सके कि ये हुआ है और ये सब आपको करना चाहिए, तो काफी रिलायबल वेबसाइट्स है जहां पर आप नॉन ट्रीटमेंट रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, जिससे आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं. पर यस, द फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग एंड द सेकंड स्टेप इज मैनेजिंग. अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, जो स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, उनकी लाइफ पे फिर क्या, जो उनको मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए? तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जब भी स्ट्रोक होती है, वो दो चीज होती है. वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट एक चीज ये करेंगे कि वो ढूंढेगी कि आपको स्ट्रोक हुआ क्यों. और चेक करेंगे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल था, कैसे मैनेज हुआ था. वो चेक करेंगे कि या क्लॉट आपके हार्ट से आया था या गले की नलियों में पैदा हुआ था. वो टेस्ट करके ढूंढेंगे कि स्ट्रोक होने का कारण क्या था, और वो आपको बताएंगे ट्रीटमेंट क्या होगी. ये एक बात हो गई, वो बहुत मेडिकल बात है. पर दूसरी जो बात है वो है आपको रिकवरी करनी है. लकवे की बीमारी कई लोगों को अलग अलग होती है, डिपेंडिंग कि ब्रेन में आपको कहाँ पर इंजरी हुई है. तो दिमाग पे कहाँ पर इंजरी हुई है, उसके कारण कई लोगों को सिर्फ चलने में भी तकलीफ होती है, कई लोगों को सिर्फ बोलने में तकलीफ होती है, और कई सारों को सभी तकलीफ होती है. तो वो जो है वो आप कर सकते हैं, विच इज गेटिंग थेरेपी. तो ऑलमोस्ट मोस्ट पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक होता है, वो किसी ना किसी की थेरेपी की जरूरत पड़ती है, या फिर वो शारीरिक थेरेपी हो यानी फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो यानी व्यावसायिक थेरेपी हो, या स्पीच थेरेपी हो जो बोलने की या उपचार की चिकित्सा हो. तो वही सब चिकित्सा जरूरी है कि स्ट्रोक सर्वाइवर्स को मिले, जिसके कारण वो स्ट्रोक के होने के पहले जैसे इंडिपेंडेंट थे वैसे हो सकते हैं. ये चिकित्सा हॉस्पिटल से मिल सकती है, कई बार प्राइवेट लेनी पड़ती है,
पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप हॉस्पिटल में गए थे, एडमिट हुए थे, तो वो सब आपको इंस्टीट्यूट की जाएगी और या फिर आपको रिहैब में भेजा जाएगा। वो सब करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, सो यू कैन बी इंडिपेंडेंट अगेन। अभी ये बहुत कॉन्वोल्यूटेड है क्योंकि अगर आपको सीवियर स्ट्रोक होता है तो आप शायद फुल्ली बैक टू नॉर्मल ना हो पाए। इसीलिए ट्रीटमेंट अर्ली मिलने का कारण ये है और अर्ली हॉस्पिटल जाने का इम्पोर्टेंस ये है कि आपको सिवियरिटी जो हम हाउ सिवियर द स्ट्रोक इज वो कम कर सकते हैं। तो तीव्रता कम होने के कारण स्ट्रोक की अगर आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट ज्यादा जल्दी हो सकते हैं। हमारे लिसनर का एक क्वेश्चन है कि जो सेल फोन हम पॉकेट में रखते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है हार्ट की हेल्थ में या सब प्रॉब्लम्स में? हाँ, तो वो बहुत सारी स्टडीज की गई है कि क्या सेल फोन के वेव्स के कारण हार्ट या ब्रेन डिसीज बढ़ सकते हैं, और ये सभी स्टडीज इनकंक्लूसिव है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सेल फोन यूज हार्ट अटैक या ब्रेन डिसीज करता है, पर ये चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए कि सेल फोन यूज मतलब बीइंग अटैच्ड टू अ फोन आपके स्ट्रेस बढ़ा सकता है। आप सभी लिसनर्स को पता होगा जब भी फोन आता है तो हम एंग्शियस हो जाते हैं कि क्या आया, मैसेज क्या आया। वो जो एंजाइटी क्रिएट करता है वो आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, और वो हार्ट रेट बढ़ना और फ्लक्चुएशन होने के कारण हार्ट डिसीज बढ़ सकता है। तो इट्स नॉट द वेव और द प्रॉब्लम कि आप सेलफोन रखते हैं कहीं पर भी, पर इट्स द फैक्ट कि आपके सेलफोन के साथ जो अटैचमेंट है उसके कारण जो हार्ट रेट बढ़ती है, एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है, वो एक्चुअली हार्ट डिसीज बढ़ाता है। तो आई होप लिसनर को जवाब मिल गया उनका क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन मेरे पास और आया कि जो सडन फ्लैपिंग किसी बॉडी पार्ट में, जैसे वो कोई मसल फड़फड़ाने लगता है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? कोई वो भी कोई कंसर्न हो सकता है? हाँ, तो फ्लैपिंग मसल के काफी सारे कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट न्यूरोलॉजिस्ट को काफी लोग देखने आते हैं फ्लैपिंग के लिए। फड़फड़ाना मसल का ऑफ्टन होता है क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, तो हो सकता है क्योंकि आपका मसल एक्टिवेट हो रहा है। कई बार हो सकता है क्योंकि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, और कई रेयर चीजें हैं जो हो सकती है मसल फड़फड़ाने के कारण। यूजुअली सिर्फ मसल फड़फड़ाता है और कुछ भी नहीं हो रहा, और एक पार्ट में नहीं कई सारे डिफरेंट पार्ट में होता है। तो ये जनरली कोई सिनिस्टर यानी कि चिंताजनक बात नहीं है। यूजुअली अगर ये होता है रेगुलरली और आपने देखा है कि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी हो रहा है, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो सी योर डॉक्टर। बट जैसे मैंने बताया, सिर्फ फड़फड़ाना बाय इटसेल्फ इज नॉट अ रीजन ऑफ कंसर्न। डॉक्टर व्यास, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ अपनी तरफ से कुछ और अगर कहना चाहें तो आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। यस, मेरा एक ही मैसेज है हमारे सभी लिसनर्स को कि ये एक्रोनिम बी फास्ट हमेशा याद रखे। ना हो तो आप रेफ्रिजरेटर पर लिख ले, पर द एक्रोनिम इज बी फास्ट, BEFAST। B is for balance, E is for eyes, F is for face, A is for arms, the upper limb or lower limb, S is for speech, and most importantly, T is for time. Call 911. जल्दी पहुंचने से अच्छी और अर्जेंट ट्रीटमेंट मिल सकती है। अगर आपको स्ट्रोक हो भी गया हो तो आप अपने पैरों पे ज्यादा अच्छे से खड़े हो सकते हैं, और फिजिकली एक्टिव रहने से और अपने दिमाग और ब्रेन को एक्टिव रखने से आप ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू डॉक्टर व्यास। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ये सन जी डॉक्टर मनन व्यास, ये ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੀ ਕਾਸ਼ਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਨਰਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਸ਼ੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੋ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।